द पाकिस्तान एक्सपीरियंस ने जो 1971 पे वीडियो बनाई है, शायद ही पाकिस्तान में कोई और ऐसी वीडियो बना सके। देखें, 1971 में आपके लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो विलन हैं, क्योंकि वो जो मरकज़ी किरदार थे उसके, उनको छुपाने के लिए आपको एक सिविलियन पॉलिटिशियन मिल जाता है जिसको आप विलनाइज करते हैं, जिसके बारे में झूठ बोला जाता है कि उन्होंने इधर हम उधर तुम बोला। आपकी स्टेट सैंक्शनड हिस्ट्री में जुल्फ़िकार अली भुट्टो विलन हैं 1971 के। मेरी नज़र में उस वक्त एक फ़ौजी आमिर था जिसने एक फ़ौजी ऑपरेशन किया, तो सिविलियन पॉलिटिशियन पे इल्ज़ाम नहीं आता। जिस चीज़ का जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे इल्ज़ाम आना चाहिए वो है बलूचिस्तान, क्योंकि जब वहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशन हुआ तब जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थे। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि अ लॉट ऑफ डिस्कशन ऑनलाइन ना वो अगर मगर पे होता है, वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स पे नहीं होता। तो मुझे यकीन है ये सुनकर भी लोग बोलेंगे अगर तो हमारी मिलिट्री, हमारी इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को विलनाइज करना, उसको एनिमी ऑफ द पीपल दिखाना, तो उन्होंने हमें बलूचिस्तान के ऑपरेशन के बारे में क्यों नहीं बताया? इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर वो बता देते कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो आमरीत की बलूचिस्तान में, जो मिलिट्री ऑपरेशन का नतीजा निकला, तो आपको समझ में आ जाता कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद जितने लोग आए हैं उन्होंने बलूचिस्तान में क्या क्या किया है, और शायद आपको समझ में आ जाता कि आज बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। तो ये प्लीज़, अगर मगर ऐसा होता वैसा होता, जिस तरह कहा जाता है कि बड़े वीक केस हैं, तो अगर तो राइट नाउ लेट्स से अगर इमरान खान के खिलाफ इद्दत बहुत वीक केस है, हम सब अग्री करते हैं कि एक नॉनसेंस केस बनाया हुआ है, एक नॉनसेंस रीज़न है। अगर तो सिर्फ इद्दत का केस है जिसकी वजह से इमरान खान जेल में है, तो ये एक रिडिक्यूलस सिनारियो है। पर इससे आप अगर ये आर्ग्यूमेंट अखज़ करें कि इसका मतलब है कि वो ज़िंदगी उनकी बाकी सारी नेक पाक सादिक एंड अमीन है क्योंकि एक वीक केस बनाया है। देखिए, वीक केस बनाया जाता है जानबूझकर ताकि कल को आप वापस ला सकें। अगर तो राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ एक हेरोइन का केस बनाया था, हम सब अग्री करते हैं कि एक वीक केस था, एक नॉनसेंस केस था, फेक केस था, शहरियार आफरीदी अल्लाह की कस्में खाते थे। पर क्या उस केस का वीक होना और एक वीक केस में राना सनाउल्लाह को पकड़ना, जिस वक्त पूरा स्टेट का इंटरेस्ट था कि राना सनाउल्लाह जेल में हो, क्या उससे ये मतलब अखज़ किया जा सकता है कि इसका मतलब राना सनाउल्लाह की जो बाकी सारी ज़िंदगी है वो नेक पाक सादिक एंड अमीन गुजरी है? क्योंकि अगर नहीं गुजरती तो इतने घटिया केस में वो क्यों अंदर होते? आर्ग्यूमेंट डज़ नॉट अप्लाई। लेकिन आज की वीडियो 1971 के बारे में है, पाकिस्तान के आइडिया के बारे में है, और जो आज हो रहा है शायद आपको समझ में आ जाए। देखिए, 1971 में जब बांग्लादेश बना है तो एक फ़ियर ज़रूर था। आप सर्कमस्टांसेस से बरक्स ना किसी चीज़ को कभी नहीं समझ सकते। तो एक फ़ियर ज़रूर था, एक थ्रेट ज़रूर था कि अच्छा अब तो पाकिस्तान की बल्कनाइजेशन हो जाएगी, अब तो पाकिस्तान पूरा टूट जाएगा। इसमें इसका काउंटर पॉइंट ये है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ था तो थोड़ा मुश्किल होता। इवन जब पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान में ऑपरेशन कर रहा था, इंडियन सी में अमेरिकन नेवी मूव हो रही थी, साथ रशियन नेवी भी मूव हो रही थी। तो एक बड़ी रेड लाइन अमेरिका ने भी ड्रॉ की हुई थी कि वेस्ट पाकिस्तान में इंडिया कुछ ना करे। लेकिन अंदर ही अंदर आवाज़ें उठना शुरू हो गई थी। जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स पाकिस्तान में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी वो थोड़ी एम्बोल्डन हो गई थी कि अच्छा जी, ईस्ट पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश बन चुका है तो शायद अब बलूचिस्तान भी आज़ाद हो जाए, शायद अब खैबर पख्तूनख्वा जो उस टाइम NWFP था वो भी आज़ाद हो जाए। सिंध में इतना नहीं था क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो आ गए थे, प्रो PPP एक प्रोविंस था, बट स्टिल सिंध में हमेशा नेशनलिस्ट वॉइसेस रही हैं। तो ये सर्कमस्टांसेस थे, एक फ़ियर था, और जाहिर सी बात है इसमें एक इंटरनेशनल एलिमेंट या इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट थी जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूँ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैव पॉलिटिकल सॉल्यूशंस। अगर कोई मसले मसाइल भी थे, अगर आवाज़ें भी थीं, ब्रिंग एवरीबडी ऑन द सेम टेबल, आप लोग साथ बैठें, डिस्कस करें, जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है उसका पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालें। आई डू थिंक कमिंग अप विद द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अ फिनोमिनल अचीवमेंट। एक बहुत बड़ा स्टेप था कि पाकिस्तान के सारे स्टेक होल्डर्स अग्री करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह ये जो पाकिस्तान प्रोजेक्ट है उसमें ना बलूचिस्तान को सौतेला समझा जाता है। बलूचिस्तान की एक्वेसेंस जो है वो ले तो ली जाती है दिखावे के लिए, लेकिन एक्चुअली व्हेन इट कम्स टू गिविंग देम अ वॉइस, गिविंग देम रिसोर्सेज, उनको पाकिस्तान प्रॉपर, जिसको रफ़ीउल्लाह काकड़ कहते हैं, हमेशा पीछे छोड़ देता है।
अगर तारीखी पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट हम देखें तो अयूब खान ने सारी पार्टीज़ बैन कर दी थी, पॉलिटिकल पार्टीज़ पॉलिटिशियंस को अरेस्ट कर लिया था, जेल में डाल दिया था। तो एक बहुत फियर की और टिरनी की फ़िज़ा थी। जब याह्या खान आए तो नैप जो पार्टी है, नेशनल अवामी पार्टी, उन्होंने याह्या खान को नहीं सपोर्ट किया, उनका मिलिट्री ऑपरेशन नहीं सपोर्ट किया, तो याह्या खान ने उनको बैन कर दिया था। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो आए, इनिशियली उन्होंने नैप को अनबैन किया। फरवरी 1973 में बलूचिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नैप की जो गवर्नमेंट थी उसको डिसमिस कर दिया। इस वक्त जो नवाब अख्तर बुख्ती हैं, उन्होंने बोला एक लंदन प्लान था कि NWFA और बलूचिस्तान अलग हो जाएंगे, एक ग्रेटर बलूचिस्तान का प्लान था। पाकिस्तान में जब मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं उसकी एक वजह बनाने के लिए, उसकी एक ग्राउंड बनाने के लिए यही कहा जाता है कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स थे। एंड 1971 से पहले अगरतला कंस्पिरेसी केस भी आया था। तो वो एक जवाज़ बनाया जाता है कि सेपरेटिज़म है, मुल्क तोड़ना चाह रहे हैं, मुल्क की सालमियत ख़तरे में है, इसलिए मिलिट्री ऑपरेशन की एक जस्टिफिकेशन उसको बना लिया जाता है। नॉट टू से दैट देयर इज़ नॉट एविडेंस कि इस तरह के अज़ाइम या प्लान्स होंगे। आप समझें, हमेशा जो दूसरे मुल्क हैं उनके इंटरेस्ट होते हैं, मुल्क तोड़ना एक एक्सट्रीम है। अभी जिस तरह बलूचिस्तान है, सीपेक, ज़ाहिरी बात है चाइना का वहाँ पे इंटरेस्ट है, वो बलूचिस्तान तोड़ के चाइना नहीं बनाना चाह रहे। अमेरिका के वहाँ पर इंटरेस्ट हैं, ईरान का वहाँ पर इंटरेस्ट है। ज़रूर ईरान से भी आवाज़ें आ रही होंगी कि एक ग्रेटर बलूचिस्तान होना चाहिए, एक ग्रेटर ईरान होना चाहिए। ये सारी एक ग्राउंड रियलिटी है विच इज़ व्हाट मेक्स बलूचिस्तान डिफ़िकल्ट। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप एक मिलिट्री गैरिसन कर दें, राइट, एक कंसंट्रेशन कैंप बना दें। जिस तरह इज़राइल गाज़ा को ट्रीट करता है उस तरह हम बलूचिस्तान को ट्रीट करना शुरू कर दें। जब आप इस तरह मिलिटरीली रिस्पॉन्ड करते हैं ना डिसेंट को, तो फिर वो जो आवाज़ें हैं डिसेंट की वो बढ़ती और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। मारंग बलोच इस्लामाबाद आई, उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट किया, आपने उनको इस्लामाबाद में डंडे मारे। अब आप मिलिटेंसी को इनकरेज कर रहे हैं या आप डायलॉग को इनकरेज कर रहे हैं ऐसी हरकतों से? जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान के पहले डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, वही इंसान पाकिस्तान का पहला सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी था। तो ये एक डाइकोटमी जुल्फ़िकार अली भुट्टो में आपको मिलेगी डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी के बीच में। बलूचिस्तान में उनकी जो ऑटोक्रेसी है, ऑटोक्रेटिक नेचर है, जो एक मिलिट्री मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर वाली पर्सनैलिटी है, वो आपको ज़्यादा नुमाया नज़र आती है। फेब 8 1975 को वली खान को अरेस्ट कर लिया गया। एक ट्राइब्यूनल सेटअप हुआ जिसका नाम रखा गया हैदराबाद कंस्पिरेसी केस। उधर ट्रीज़न के चार्जेस लगाए गए। अक्टूबर 30 1975 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि नेशनल अवामी पार्टी जो है वो एक आज़ाद पख्तूनिस्तान इंडिपेंडेंट करने के अज़ाइम पे काम कर रहा था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये किया वली खान के साथ, लेकिन जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर हुआ तो वली खान जाकर ज़िया उल हक़ की गोद में नहीं बैठ गए। जिस तरह बहुत सारे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ओपोनेंट जो उस वक्त डेमोक्रेसी की बात करते थे, फ्रीडम की बात करते थे, इलेक्शंस की बात करते थे, सब ज़िया उल हक़ की गोद में जाकर बैठ गए थे, पोजीशंस ले ली थी। वो पहले भी अगर ज़िया उल हक़ के कहने पर ही ये इंतशार फैला रहे थे, ये तो खुदा जाने, बट वली खान डिड नॉट डू दैट। वली खान वॉज पार्ट ऑफ द मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी अगेंस्ट ज़िया उल हक़। 10 फरवरी 1973 को पाकिस्तान में इस्लामाबाद में इराक़ की एम्बेसी पे जब रेड किया तो 300 सोवियत मेड मशीन गन्स मिली, 50,000 से ज़्यादा राउंड्स मिले। ये जो सारे वेपन्स थे ये बलोच नेशनलिस्ट को जाने थे थ्रू द इराक़ एम्बेसी। बस फिर इस रेड के बाद 10 ही महीने हुए थे, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को उसको डिसमिस कर दिया गया। कहा गया कि ये ट्रीज़न के जो एक बैनुल-अक़वामी प्लान है, इंटरनेशनल साजिश है, उसका हिस्सा थे और मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो गया। हम अगर बांग्लादेश पे क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जनरल तिक्का खान का क्या रोल था, बुचर ऑफ बंगाल उनको कहा जाता है, उसी जनरल तिक्का खान को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बलूचिस्तान में भेज दिया। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो बांग्लादेश में जो हुआ उससे भी अपने हाथ नहीं धो सकते, क्योंकि उन्होंने बलूचिस्तान में इंडोर्स किया। इफ़ द पर्सन हु डिड समथिंग इन बांग्लादेश रादर देन उनको पनिश करने के लिए उस पर आप उनको इंडोर्स करके जाकर कह रहे हैं कि आप बलूचिस्तान में भी अब यही करें। 1974 में हाइट ऑफ वायलेंस देखा बलूचिस्तान में। इसमें कुछ वाकई जो बलोच नेशनलिस्ट सेपरेटिस्ट थे उनके हाइड आउट्स या कैंप्स अफ़गानिस्तान में भी थे, तो मिलिट्री ऑपरेशन काफ़ी मुश्किल थे, काफ़ी ब्लडी थे। देयर लॉट ऑफ फाइटिंग इन सरावान, जलावान, मरी बुख्ती एरिया। 1975 तक पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक पुश बैक कर लिया था, पाकिस्तान की मिलिट्री ने, दे हैड पुश्ड देम बैक इनटू अफगानिस्तान। तो चीज़ें सेटल होना शुरू हो गई थी। टोटल 178 आर्मी मिलिट्री इनकाउंटर्स हुए
आज जब आप बलूचिस्तान में देखते हैं डिसेंट देखते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि ये जो रिपीटेड मिलिट्री ऑपरेशंस हैं लोगों के ख़िलाफ़, अवाम के ख़िलाफ़, देखें जब आप मिलिट्री भेज देते हैं ना स्पेशली सिविलियन एरियाज़ में, तो मुश्किल हो जाता है डिफ्रेंशिएट करना उनके लिए भी। दे आर ट्रेन टू शूट एट द एनिमी, दे आर ट्रेन टू फाइट एट द बॉर्डर्स। उनको आप कभी भी अगर सिविलियन एरियाज़ में भेजेंगे ना, जहाँ एक मिक्स है ऑफ गुरिल्ला फाइटर्स एंड सिविलियंस, और ये सिर्फ हमारी आर्मी नहीं, दुनिया की कोई भी आर्मी, इट्स कोलैटरल डैमेज होता ही होता है, इट्स इनएविटेबल। तो एक ये सिलसिला शुरू हुआ जो थोड़ा सा क्वेल हो गया। उसके बाद फिर जब मुशर्रफ साहब आए उन्होंने तो डायरेक्ट ड्रोन हमला ही कर दिया, और तब से अब तक बलूचिस्तान संभला नहीं गया है। तो ये जो रेजिस्टेंस मूवमेंट है बलूचिस्तान में, जो अब इतनी वायलेंट हो गई है, जो टेररिज्म कर रही है, एंड किसी भी स्टेप पर मैं टेररिज्म को कंडोन नहीं कर सकता, सपोर्ट नहीं कर सकता। तो बीएलए के लोग पंजाबी माइग्रेंट लेबरर को मार देते हैं, किडनैप करते हैं, ये बर्बरियत है, ये जुल्म है, ये वायलेंस है। जो लोग ये कर रहे हैं उसके ख़िलाफ़ आर्मी को, मिलिट्री को ऑपरेशन लेना पड़ेगा। बिकॉज आप ये नहीं कर सकते कि कोई बेचारा माइग्रेंट लेबर नौकरी करने जाए, आप उसका गला काट दें। इस तरह कोई मुल्क में किसी को भी करने की इजाज़त नहीं हो सकती। तो मेरी नज़र में ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सबसे बड़ी गलती है कि आपने पॉलिटिकली इंगेज करने की जगह मिलिट्री भेज दी। कुछ 80,000 ट्रूप्स गए थे, इसमें ईरान का भी सपोर्ट था पाकिस्तान के लिए, विच इज़ वाई लेटर ऑन द ईरान इराक वॉर पाकिस्तान देन क्विड प्रो को किया, उन्होंने ईरान का सपोर्ट किया। कुछ 20,000 मिलिटेंट थे, हज़ारों लोग इसमें मारे गए, जिसमें कई लोग मिलिटेंट भी थे, कॉम्बैटेंट्स भी थे। तो एक बहुत ब्लडी पीरियड था बलूचिस्तान में, एंड ये एक बहुत बड़ा काला दाग या लाल दाग खून से भरा हुआ जुल्फ़िकार अली भुट्टो की झोली में जाता है। मैंने पिछली वीडियो में कहा कि उनको बुचर ऑफ बांग्लादेश नहीं बोल सकते, लेकिन अगर कोई उनको बुचर ऑफ बलूचिस्तान बोले तो मैं इसके खिलाफ कोई डिबेट नहीं करूँगा। ऑफिशियल एस्टिमेट्स आर हार्ड टू कम बाय, बट कहा जाता है कुछ 2 से 3 हज़ार आर्मी पर्सनल का कत्ल हुआ। नसीर दश्ती जो हैं वो लिखते हैं कि 15,000 बलोच लॉस्ट देयर लाइव्स। साथ ही साथ कुछ 38,000 पॉलिटिकल प्रिजनर्स वर टेकन। अगेन देखें ना, पाकिस्तान में लोग कहते हैं पॉलिटिकल क्लास नहीं इमर्ज होती। जब कोई इमर्ज भी हो रही होती है, आप इतनी बर्बरियत और आमरियत के साथ उनको ट्रीट करते हैं, तो फिर कहाँ से कोई पॉलिटिकल क्लास इमर्ज होगी ना। ज़ियाउल हक ने कहने को तो इन लोगों को रिलीज़ कर दिया था, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बलूचिस्तान को कंट्रोल करने के लिए कि यार ये जो पैन इस्लामिस्ट पार्टीज़ हैं, जो पश्तून इस्लामिस्ट पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान की इस्लामिस्ट पार्टीज़ हैं, जो पाकिस्तान प्रोजेक्ट का झंडा लेकर आती हैं, इनको प्रमोट किया बलूचिस्तान में कि बलूचिस्तान की जो अपनी पॉलिटिक्स है वो कंट्रोल में आ जाए। इस तरह जो पाकिस्तान की फेडरेशन है या जो सेंटर है वो पूरे मुल्क पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। आप इस वक्त अभी नॉर्थ में गिलगित बल्तिस्तान में भी ये देख रहे हैं कि जिस तरह पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट या पाकिस्तान स्टेट की इन्वॉल्वमेंट बढ़ती जा रही है, आप देखेंगे कि जो इस्लामिस्ट पार्टीज़ हैं उनका होल्ड भी बढ़ता जा रहा है। सिंध जो हिस्टोरिकली रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट नहीं रहा, इधर भी JUIF को भेजकर उनके मदरसे फ़ंड कर कर बड़ी कोशिश की गई है कि भाई जो एक नेटिव कल्चर है वो तोड़कर स्टेट का जो सैंक्शन इस्लाम है, वो इस्लाम नहीं फैला रहे। उनका मकसद मज़हब नहीं फैलाना है, उनका मकसद है जो ये मज़हब और पाकिस्तान का नेक्सस है ना, इसको जोड़कर पाकिस्तान प्रोजेक्ट को प्रमोट करना, ताकि जो जेन्युइन पॉलिटिकल क्लास है वो ख़त्म हो जाए और इस्लामाबाद के जो एजेंट्स हैं ना वो जगह जगह नाफिज हो जाए। मैं अर्ज करूँगा लोगों को जो स्टेट सैंक्शन नैरेटिव्स हैं ना उससे बाहर देखें। अक्सर जो इस्लामाबाद, कराची, नॉर्थ पंजाब के नैरेटिव्स होते हैं ना, वो उनको लगता है पाकिस्तान का यही हाल है। अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा रेसिज्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा रेसिज्म हो रहा है बलोच लोगों के ख़िलाफ़। एंड अनफॉर्चुनेटली कुछ जवान लोग भी हैं कि अपने ट्विटर फ्यूड्स के चक्कर में किसी को भी उठ के बोल देंगे तू BLA है, उस पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देंगे। आप ज़रा मसला तो समझें, आप उनके इंगेज तो करें, आप समझें तो दूसरा इंसान कह क्या रहा है। कोई ये नहीं कह रहा कि पंजाबी को अगर मारा जाता है पंजाबी होने पे बलूचिस्तान में तो ये सही है, वो बिल्कुल गलत है। ऑयल फील्ड अटैक होते हैं, बिल्कुल गलत है। CPEC की चीज़ों पे अटैक किया जाता है, स्टेट इंस्टीट्यूशंस पे अटैक किया जाता है, बिल्कुल गलत है। जो इन्वॉल्व हैं वो टेररिस्ट हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन करें। लेकिन अगर आप एक पूरी की पूरी एथनिसिटी को पेंट कर देंगे जस्ट बिकॉज द एक्ट्स ऑफ द फ्यू, राइट, ये चीज़ जब मुसलमानों के ख़िलाफ़ होती है तो पाकिस्तानियों को समझ में आ जाता है कि भाई 9/11 जिन्होंने किया था वो मुसलमान होंगे, लेकिन हर मुसलमान टेररिस्ट नहीं होता। लेकिन अपने मुल्क में आपको ये चीज़ नहीं समझ में आती कि भाई अगर कुछ बलोच लोगों ने
टेररिज्म किया होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि हर बलोच को अब आप टेररिस्ट समझकर देखना शुरू हो जाएं। उस टाइम बलोच पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ने वायलेंस किया, टेररिज्म किया, मैं उसको बिल्कुल नहीं सपोर्ट कर रहा, लेकिन साथ ही साथ बलूचिस्तान में एक पब्लिकेशन भी आती थी जिसका जबाल नाम था। उसमें मार्क्सिस्ट, सोशलिस्ट, उस टाइम दुनिया भर में वो जो लेफ़्ट और राइट, वो जो सोवियत यूनियन, कोल्ड वॉर का ज़माना था, तो ये एक थॉट बैटल चल भी रही थी। तो वो जो सोशल, मार्क्सिस्ट, अर्बन वर्ल्ड व्यू है जो काफ़ी हद तक मुझसे भी मिलता है, उस तरह के जो राइटर्स हैं वो भी जबाल में लिख रहे थे। उसमें कई बातें हैं जो मैं एग्री करता हूँ कि भाई ये जो अप्रेस्ड नेशनैलिटीज़ हैं पाकिस्तान में, इनको ना मिलकर और सारी प्रोग्रेसिव फोर्सेस को मिलकर ये जो कॉलोनियल स्टेट है इसको रीइमेजिन करने की ज़रूरत है। अक्सर लोग जब कहते हैं ना कि बहुत सारी बातें आजकल अनप्रेसिडेंटेड हो रही हैं और मुझ पर नाराज़ भी होते हैं कि मैं इस पर हंसता हूँ, मैं इसलिए हंसता हूँ क्योंकि सालों साल आपने बलोच कौम को यूज़लेस समझा है, आपने सिंधी कौम को यूज़लेस समझा है। आपकी नज़र में ये तो वर्थलेस लोग होते हैं, ये लोग तो पाकिस्तान दुश्मन लोग हैं। अब आप लोग आगे बढ़कर वो बातें कर रहे होते हैं। इंटरेस्टिंगली आज भी आपको बलोच लोग, पश्तून लोग, सिंधी लोग मुल्क के दुश्मन लगते हैं, पाकिस्तान के दुश्मन लगते हैं, लेकिन बातें वो वही आप कर रहे हैं जो शायद वो लोग 50 साल पहले, 60 साल पहले कर रहे होते थे। वो बातें आपने तब नहीं समझी, आज भी नहीं समझी। यही मेरी तनकीद होती है कि भाई देखो तो, जस्ट बिकॉज आपने एक एजेंडा और प्रोपेगेंडा इंटरनलाइज किया हुआ है और एक ग्रीन टिंटेड क्लासेस से दुनिया देख रहे होते थे और शायद अभी आपकी थोड़ी आंखें खुली हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जो लोग पहले वो बातें कर रहे थे वो मुल्क दुश्मन है, या आपसे पहले वो बातें कभी किसी ने की भी नहीं। सो यस, जबाल अंग्रेज़ी में भी छपता था, उर्दू में भी छपता था, सिंधी में भी छपता था। तो जिन लोगों को लगता है कि भाई इल्म का जो सेंटर है वो तो लाहौर ही है, या इस्लामाबाद भी है, या कराची भी है, क्योंकि और जो कौमें हैं पाकिस्तान में उनके इल्म को आप इल्म कंसिडर ही नहीं करते। आप जाकर पढ़ें, जब जनवरी 1977 के जबाल वॉल्यूम 1 में लिखा है, The Islamabad government reinforces tribalism by sending Punjabi settlers to Balochistan, by distributing land to those who collaborate with the state, and by adopting a conciliatory attitude towards the big families. इसमें जो इंटरेस्टिंग आइडिया है वो हमने रफ़ीउल्लाह काकड़ के साथ भी पॉडकास्ट में डिस्कस किया है, बाकी लोगों के साथ भी किया है, कि स्टेट नैरेटिव में बलूचिस्तान को किस बात पे क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि यहाँ तो सरदारी निज़ाम है, यहाँ तो फ्यूडल निज़ाम है, तो एक वो ग़ुलामी है, वो ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ने के लिए, आवाम को आज़ाद करने के लिए हम लोग आएंगे। ट्राइबल सिस्टम जो इंट्रेंच किया, जो स्ट्रेंथन किया, वो कॉलोनियलिज्म ने किया था बलूचिस्तान में, और पाकिस्तान का जो स्टेट है वो अपने सरदार जो है वो लगाकर, उससे फ़ायदा उठाकर उनको इन प्लेस रखता है, उनको पावर में रखता है। यही सिंध का भी प्रॉब्लम है। आई थिंक अ लॉट टाइम पीपल मिस द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज़, पीपल थिंक कि बस पीपल्स पार्टी है जो गलत कर रही है, पर ये जो फ्यूडल सिस्टम है जिसकी पीपीपी बिल्कुल बेनिफिशियरी है, इनको इस्तेमाल कर रही होती है फॉर पावर, राइट। एक कोड डिपेंडेंस है, ये फ्यूडल्स पावर में आते हैं, पीपीपी को उनकी ज़रूरत है, फ्यूडल्स को पीपीपी की ज़रूरत है, वो एक कोड डिपेंडेंट सिस्टम बन गया है। लेकिन जो पूरे मुल्क में ये सिस्टम बनाया गया है, इसको स्ट्रेंथन किया गया है, पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस को वीकन किया गया है, वो इस्टेब्लिशमेंट ही है। और बलूचिस्तान में भी उन्होंने सालों साल इसी तरह किया है। इसलिए बलूचिस्तान के लोग कहते हैं कि आप जब उनको कह रहे हैं आपका सरदारी निज़ाम, तो वो जवाब देते हैं ये हमारा सरदारी निज़ाम नहीं है, ये तो स्टेट का सरदारी निज़ाम है। साथ ही साथ ट्रिगर होने से पहले, या हेट या रेसिज्म, अभी मैं रेडिट पे बैन हो चुका हूँ कि बोला गया है कि मैं जो हूँ मैं रेसिस्ट हूँ, मैं पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ बात करता हूँ, मैं पाकिस्तानियों से नफ़रत करता हूँ, मैं पता नहीं क्या हूँ। तो ये आई एम श्योर जब ओरिजिनल स्टेटमेंट मैंने पढ़ी होगी कुछ पंजाबी लोग नाराज़ हो गए होंगे। पंजाबी फॉर द सेक ऑफ बीइंग पंजाबी, उसके ख़िलाफ़ कोई कुछ करे वो रेसिज्म है, उसको बुरा समझा जाता है। पर ये फैक्चुअल बात है कि जब पाकिस्तान बना है तो पाकिस्तान की जो रिसोर्सेज थी, या पाकिस्तान का जो स्टेट कंट्रोल था, वो नॉर्थ पंजाब और कराची से होता था। तो जो कराची की एलीट है या नॉर्थ पंजाब की जो एलीट है, उसने पूरे मुल्क के रिसोर्सेज पे कब्ज़ा भी किया हुआ था। एक डिसप्रोपोर्शनेट रिसोर्सेज वहाँ पर लगाई भी जाती थी। वो बांग्लादेश की रिसोर्सेज हों, वो सिंध की रिसोर्सेज हों, वो बलूचिस्तान की रिसोर्सेज हों, वो सारी रिसोर्सेज जो हैं कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, नॉर्थ पंजाब, लाहौर एंड सराउंडिंग एरियाज़, वहाँ पर सारी सोर्सेज लगाई जाती थी। तो एक जो फीलिंग है एक्सप्लॉयटेशन की, वो जायज़ है।
वो जब निकलती है एक आम पंजाबी पे, एक पंजाबी जो अपनी नौकरी करने गया है, जो माइग्रेंट लेबर है, कोई अगर माइन में काम कर रहा है बेचारा गरीब आदमी, उसकी तो गलती नहीं है जस्ट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग पंजाबी। या पंजाब में भी ऐसे लोग होंगे जो बेचारे किसान हैं, जो काम कर रहे हैं इन अमीरों के लिए, उन बेचारों की क्या गलती है। तो जब आप एलीट की तरफ क्रिटिसिज्म करते हैं या आप कहते हैं पंजाबाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, यू आर टॉकिंग अबाउट दिस एलीट दैट हैज़ कैप्चर्ड पाकिस्तान। ये तो कोई नहीं डिनाई कर सकता ना कि ये एलीट एग्जिस्ट कराची और नॉर्थ पंजाब में करती है। ये तो फैक्चुअली गलत बात होगी कहना कि नहीं जी हर जगह नहीं। लेट्स बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान की जो सारी रिसोर्सेज हैं उसका फंडामेंटल मसला एलीट कैप्चर है। वो एलीट कैप्चर एग्जिस्ट करता है इस्लामाबाद, लाहौर एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज़, फैसलाबाद, सियालकोट, सारे जो वो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, एंड कराची में। इसका मतलब ये नहीं है कि लसानियत या एथनिसिटी की बेसिस पे आप किसी को हेट करें। मार्च 1978 के जबाल वॉल्यूम 2 में लिखा है, it becomes clear that the first and the most immediate task before the truly national and democratic forces is to launch a democratic struggle against the bureaucratic power which has centralized all political power in the state organs patronized by the military elite। 1978 में ये लिखा जा रहा है। बड़े लोग हैं जो आज ये बात कह रहे हैं और कह रहे हैं अनप्रेसिडेंटेड है। 1978 में बलूचिस्तान और सिंध में ये छप रहा है। After the pseudo-independence of 1947 and the departure of British colonialists, a new form of colonialism evolved, both from which and from without. In Pakistan, it was essentially from within that the process of advancement of history was interrupted. It was interrupted by the bureaucratic power, which trampled upon the democratic rights of the masses and arrested the free development of the various regions, especially of the minority nationalities, by trying to obliterate a false and exploitative कॉन्सेप्ट ऑफ अ सिंगल नेशनहुड। अब मुझे पता है लोग बड़े परेशान हो जाएंगे कि ये तो सेपरेटिस्ट आइडिया है, कि सिंगल नेशनहुड से आपकी क्या मुराद है। देखें, नेशन का जो लफ्ज़ है ना वो थोड़ा गलत इस्तेमाल हो रहा होता है कि कौम क्या है, नेशन क्या है। नेशन स्टेट पाकिस्तान है, बट पाकिस्तान एज अ नेशन स्टेट कैन बी अ नेशन ऑफ नेशंस। इंडिया जो है, इंडिया एक मुल्क है। इंडिया की स्ट्रेंथ क्या है? इंडिया की डाइवर्सिटी है। अगर कोई कहे कि हम जी मलयालम नेशन हैं, हम मराठी नेशन हैं, तो फ़ौरन से इंडियन फेडरेशन दिल्ली कांपना नहीं शुरू हो जाता कि इन्होंने नेशन का लफ्ज़ कैसे इस्तेमाल कर लिया। उसी तरह पाकिस्तान इज़ अ नेशन ऑफ नेशंस, एक कौमियत है, और हमने कभी इनको एक्नॉलेज नहीं किया। लोग नाराज़ हो जाते हैं जब मैं कहता हूँ कि भाई उर्दू नाफिज की गई एट द एक्सपेंस ऑफ लोकल लैंग्वेजेस, एट द एक्सपेंस ऑफ लोकल कल्चर्स। उसको आपको पूरे कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ेगा कि जो आपकी शनाख्त है, जो आपकी कौमियत है, आपको कहा गया कि ये चीज़ अब मैटर नहीं करती। वन यूनिटाइजेशन क्या थी कि अपनी शनाख्त, अपनी कौमियत, ये सब दबा के मार कर अब सब तुम लोग पाकिस्तानी बन जाओ। तो वो भी यही चीज़ आर्ग्यू कर रहे हैं कि जो एक फॉल्स सेंस दिया गया ना, जो फोर्स्ड नेशनलाइजेशन है, उर्दू ज़बान है, लोग बोलते हैं, लिंग्वा फ्रैंका है, लोग बोलेंगे। डंडा मार कर के आइंदा कोई बंगाली बोलेगा तो वो काफिर भी है, मुल्क दुश्मन भी है, इंडिया से करीब भी है, कंस्पिरेसी में भी इन्वॉल्व है, इसको जेल में भी डालो। इस तरह की बर्बरियत या आमरियत अगर आप करेंगे तो फिर उसका एक ब्लो बैक तो आएगा ना। लोग इतनी जल्दी अपनी शनाख्त या कौमियत नहीं भूल सकते। व्हाट पाकिस्तान शुड हैव बीन इज़ अ नेशन दैट सेलिब्रेट्स ऑल द नेशंस दैट लिव विद इन दिस ब्रॉडर नेशन। इसी टॉपिक पर एक लंबा डिस्कशन हमने किया है जिस पे पूरी पॉडकास्ट आएगी, तो आई डोंट वांट टू ड्वेल ऑन इट मच फर्दर, बट पॉइंट ऑफ दिस एपिसोड टुडे वाज ओनली टू शो यू कि सीखें अपनी गलतियों से, सीखें अपनी गलतियों से। जब आप लोगों ने बांग्लादेश में रिप्रेशन किया, उनकी आइडेंटिटी सप्रेस करने की कोशिश की, उनकी लैंग्वेज तबाह करने की कोशिश की, एक पाकिस्तानियत उनमें डालने की कोशिश की फोर्सिबली एट द एक्सपेंस ऑफ देम बीइंग बंगाली, आपको एक रिस्पॉन्स मिला। ठीक है, जब वो मुक्ति बानी बनती है, वो टेररिज्म करती है, हम उसको सब कंडेम करते हैं, हम सब उसके ख़िलाफ़ हैं। लेकिन जब एक लेजिटिमेट डिमांड फॉर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी, तब आपने क्यों रिप्रेशन किया? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने क्यों मिलिट्री भेजी? क्यों ऑल स्टेक होल्डर्स एंड पॉलिटिशियंस वर नॉट ब्रॉट ऑन द सेम टेबल एंड हैड दैट डिस्कशन? इसीलिए आजकल के वक्त में जब इस तरह की बातें की जाती हैं ना कि भाई नहीं, हम पॉलिटिशियन से तो बात ही नहीं करेंगे, मिलिट्री से बात करेंगे, ये बात मुझे गलत लगती है। क्योंकि जब तक सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं ना, आप एक्नॉलेज नहीं करेंगे, आप बोलेंगे एक स्टेक होल्डर गद्दार है,
एक जो है वो ईमानदार है, इसलिए इनके साथ तो बैठा ही नहीं जा सकता। ये गद्दार लोग हैं। पश्तून जो हैं वो एंटी नेशनल हैं, सिंधी जो हैं वो एंटी नेशनल हैं, बलोच जो हैं वो एंटी नेशनल हैं। ये एंटी नेशनल लेबल कर कर के आप अपने पॉन्स बिठा देंगे। अब अनवार उल हक काकड़ तो बलूचिस्तान की आवाज़ नहीं हो सकते हैं ना। आप जितना बेचना चाहें इस आइडिया को या सरफराज बुख्ती, तो वो नहीं हो सकते, वो नहीं बिकेगा। वो फोर्स का जो जवाब है ना, आप जितना रिप्रेस करेंगे वो चीज़ उतनी बाउंस बैक करेगी। तो ये हमने हिस्ट्री में देखा। मेरी नज़र में ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सबसे बड़ी गलती थी। अगर तो अपने आप को डेमोक्रेट कहते हैं, अगर तो वो कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन लाए, तो साथ साथ ये दाग, ये धब्बा भी उन पर लगाना चाहिए कि बलूचिस्तान में आपने एलिनेशन बढ़ाई, बलूचिस्तान में आपने मिलिट्री ऑपरेशन ऑर्डर किया, तो जो जितने लोग मरे हैं उस टाइम, इसकी ज़िम्मेदारी जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर आती है।